नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हम स्टडी 24/7 में। तो भारतीय संविधान की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि इससे पहले के जो भी टॉपिक हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज 23वां टॉपिक चलने वाला है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी कि जो गढ़ पूर्ति है वो नहीं होती है तब। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सर्वोच्च न्यायालय के वो हम लोग जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उसे 10 वर्ष तक का जो है उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला जो प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितनी है? 65 वर्ष है। इसके बाद अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो वो मिलता है 2,80,000 रुपये। ठीक है, 2,80,000 रुपये। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो उनको मिलता है 2,50,000 रुपये पर महीने। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखना, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो था 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, उसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो वो थी 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो अब जो है वर्तमान में 30 न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो वो है संसद के पास। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला जो प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी करता है राष्ट्रपति। यानी कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस से परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला जो प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तब उनके काम को कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या कहा गया है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला जो है, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसमें लिखा है किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगला जो है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। अगला जो प्रश्न है, ये रहा हमारा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ का न्यायालय का। चलिए आगे बढ़िए, और अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायपालिका है तो कैसी है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो एकीकृत है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो वो उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो अभी हमने पढ़ा था, वो शक्ति है संसद के पास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? ये बताना है आपको। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें जो है इंदिरा साहनीवाद, रुदल शाहवाद, शंकरी प्रसाद, ये एक भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? देखिए इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक मिनट, कुछ प्रश्न और होंगे अभी। चलिए देखते हैं, चलिए इस प्रश्न को देखिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों, एक मिनट, हाँ ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए पहला जो है उसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। दूसरा है कि यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। तीसरा है यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। और वो कह रहा है कि यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो डी ऑप्शन उसका सही है। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पे ले लीजिए, क्या ज्ञान दिया गया है ज़रा देखिए। इसमें कहा गया है, ध्यान से देखना, कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत तहत क्या है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है,
देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए ये। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला जो प्रश्न है उसमें कहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। और अगला है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, बढ़िए आगे। तो यहाँ पे कहा गया है, न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि पहली बार यानी सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। और अगला जो प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। और जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब। ठीक है, अगला जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति। ठीक है, केवल भारत के सेवानिवृत्ति यानी जो रिटायरमेंट हो जाते हैं वो मुख्य न्यायमूर्ति। चलिए कुछ प्रश्न और हैं यहाँ पे, थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे यहाँ पर, देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये कहा था केशवानंद भारती वाद में। तो अगला जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो YV चंद्रचूड़। अगला जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह। अगला है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। अगला जो है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 129। और अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो तब थे PN भगवती। और अगला जो प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो वो है 10 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो कब? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो भी है भारत की संसद के पास। आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ठीक है, तो संचित निधि से। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है वो किससे आहरित होता है? तो वो होता है
संचित निधि से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। और कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए पढ़िए इसे, और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।